अब ये रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फर्क है, रियल साइंस, सूडो साइंस और जंक साइंस में क्या फर्क है, साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है, उसके नॉर्म्स क्या क्या हैं। हम अपनी डेली लाइफ में सैकड़ों डिसीजंस, आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बेस पर लेते हैं। क्या अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन बेसिस पर लेना दुरुस्त है? आज इस सेशन में हम इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम न्यूमैन की बुक सोशल रिसर्च मेथड्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाई डू रिसर्च। जिस तरह नेचुरल साइंसेज में नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इसी तरह सोशल साइंसेज में सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक ये सवाल पैदा होता है कि आखिर सोशल रिसर्च कंडक्ट करना इतना जरूरी क्यों है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस अपने आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर ले रहे होते हैं, जो कि ट्रूथ को जानने का लेस सिस्टमैटिक, नॉन साइंटिफिक या लेस सफिशिएंट वे है। इसीलिए हमें सोशल रिसर्च पर रिलाय करना होता है। लेकिन सोशल रिसर्च हमें 100% फुल प्रूफ रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देती। इसकी एक रीजन ये भी है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। न्यूमैन ने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में मेथड्स और मेथोडोलॉजी में फर्क बताया है, जो कि रिसर्चर्स के लिए जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हम अमूमन मेथड्स और मेथोडोलॉजी को एक ही चीज समझते हैं। हालांकि मेथोडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि मेथड्स मेथोडोलॉजी का ही एक पार्ट है। दूसरे लफ्जों में मेथोडोलॉजी किसी रिसर्च के एंटायर प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग का नाम है, और इस प्रोसेस में उस रिसर्च के सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, उस रिसर्च के फिलोसॉफिकल अजम्पशंस, उसके एथिकल प्रिंसिपल और उस रिसर्च के पॉलिटिकल इंपैक्ट्स, ये सब चीजें शामिल हैं। जबकि मेथड्स जो है आपकी स्पेसिफिक टेक्निक्स जो आप अपनी रिसर्च के डाटा कलेक्शन, मेजरमेंट, एनालिसिस और उसको रिफाइन करने और उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये फर्क है मेथड्स और मेथोडोलॉजी में। मेथड्स वो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो हम अपनी रिसर्च की डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, जबकि मेथोडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है जो कि इंटायर रिसर्च प्रोसेस का नाम है, जिसमें उस रिसर्च की फिलोसॉफिकल अजम्पशन, उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, उसका एथिकल प्रिंसिपल और उसके फ्यूचर पॉलिटिकल इंपैक्ट्स भी शामिल हैं। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव्स टू सोशल साइंस रिसर्च की। अल्टरनेटिव्स टू सोशल साइंस रिसर्च से मुराद वो तरीके हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं सोशल रियलिटी या सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये तरीके साइंटिफिक या सिस्टमैटिक नहीं है, बल्कि इन तरीकों में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस, एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज की इंफॉर्मेशन, मीडिया मैसेजेस और अपनी आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं या उन पर बिलीव करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या कोई भी सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे ज्यादा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस पर रिलाय करते हैं और अपने डेली डिसीजंस लेते वक्त इन 5 एरर्स को कमिट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर जनरलाइजेशन की। फर्ज करें आप 5 ऐसे लोगों को जानते हैं जो ब्लाइंड हैं और वो पांचों के पांचों आउटगोइंग और फ्रेंडली हैं। अब आप इन 5 लोगों की बेस पर ये कंक्लूड कर दें कि सारे ब्लाइंड लोग ही फ्रेंडली और आउटगोइंग हैं, ये कहलाता है ओवर जनरलाइजेशन। मतलब ये कि हम अपने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एविडेंसेस हैं उनको ब्रॉडर सिचुएशन पर अप्लाई कर देते हैं, जो कि फॉर बियॉन्ड है इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन से। मतलब ये कि मैं कुछ लोगों को ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूड करूं और वो रिजल्ट्स जनरलाइज कर दूं ब्रॉडर पॉपुलेशन पर, तो ये कहलाता है ओवर जनरलाइजेशन। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम अपने लर्न बिहेवियर जो कि हम अपने पेरेंट्स, मीडिया या सोसाइटी से लर्न करते हैं और उस बेस पर कोई बिलीफ फॉर्म करते हैं, उस बिलीफ की बेस पर हम सिर्फ वो स्पेसिफिक इवेंट्स या सिचुएशंस नोट करेंगे जो हमारी पहले से बने हुए बिलीफ सिस्टम को रीइंफोर्स करें, जो हमारे पहले से बने हुए बिलीफ सिस्टम को ट्रू प्रूव करें। तो उस रीइंफोर्समेंट को, जो हमारी पहले से एग्जिस्ट करती हुई थिंकिंग को
ट्रू प्रूव करती है, हम सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम अपने पहले से बने हुए बिलीफ सिस्टम को ट्रू साबित करने के लिए सिर्फ सिलेक्टेड जगह से ऑब्जर्वेशन करते हैं जो हमारे बिलीफ को ट्रू साबित करें। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की। प्रीमेच्योर क्लोजर में बेसिकली हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम कंसिस्टेंट रहें अपनी ऑब्जर्वेशन में, हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि हम किसी चीज की डेप्थ में या एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट करने से पहले ही कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेजी रिसर्चर क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते वक्त गिने चुने केसेस को ऑब्जर्व करने के बाद अगर किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा तो वो प्रीमेच्योर क्लोजर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेलो इफेक्ट्स की। हेलो का मतलब होता है पॉजिटिव रेप्यूटेशन। फर्ज कीजिए आप एक इंतहाई ज़हीन और मेहनती स्टूडेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान की लेस प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ एक और शख्स है जो कि पाकिस्तान की मोस्ट प्रोमिनेंट और फेमस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। कल को आप दोनों का इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यूअर आपकी बजाय उस दूसरे बंदे को जॉब ऑफर करे उसकी प्रायर रेप्यूटेशन की बेस पर या उसकी यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन की बेस पर, तो इट वुड बी अ हेलो इफेक्ट। मतलब क्या कि हेलो इफेक्ट में आप किसी को उसकी प्रायर रेप्यूटेशन की बेस पर एवेल्युएट करते हैं, इंस्टेड ऑफ एवेल्युएटिंग दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल मैनर्स। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल्स कंसेंसस की। फॉल्स कंसेंसस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें हम सोचते हैं कि हर दूसरा बंदा भी हमारी तरह सोचता है। मतलब कि मैं सोचता हूं कि सब मेरी तरह सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली सोचता है सोसाइटी तो बहुत बुरी है, सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सोसाइटी डिस्ट्रक्टिव वे में ऑपरेट कर रही है और कल को खत्म हो जाएगी। और साथ में वो ये भी सोचता है कि सब लोग मेरी तरह ही सोचते हैं। इसे कहते हैं फॉल्स कंसेंसस, कि आप एक तरीके से सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी तरह ही सोचते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि अमूमन पाया जाता है लोगों में। अभी तक हम बात कर चुके हैं उन 5 एरर्स की जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या कॉमन सेंस की बेस पर करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज। जरूरी नहीं है कि तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम साइंटिस्ट किसी एक आर्ग्यूमेंट पर या किसी एक पॉइंट पर 100% एग्री हो जाएं। हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक स्टैंस होता है। हर बंदा अपनी एक बेस्ट डाइट, बेस्ट हेल्थ प्रैक्टिस, बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट जो सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट कर सकता है। तो देयर आर चांसेस कि एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज के दरमियान भी डिसएग्रीमेंट पाया जाए, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने स्पेसिफिक आइडियाज, मोटिव या पोजीशन को प्रमोट करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो किसी भी एक्सपर्ट या अथॉरिटी पर बिना किसी रिसर्च किए, बिना साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च किए बिलीव करना सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज बेस्ड ऑन पॉपुलर एंड मीडिया मैसेजेस। सो मीडिया मैसेजेस, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, टेलीविजन से हो, न्यूज़पेपर से हो, मैगजीन से हो या इंटरनेट सोर्स से हो, इंफॉर्मेशन के लिए इन पर रिलाय करना भी साइंटिफिक रिसर्च के अगेंस्ट है, क्योंकि इनके पीछे अपने कोई मोटिव्स हो सकते हैं, चाहे वो मोटिव रेटिंग को इंक्रीज करना हो या अपनी पोजीशन को मेंटेन करना हो। नेक्स्ट ऑथर रोड रेज एग्जांपल की बात करता है कि कैसे यूएस मीडिया ने इसे स्पेशल कवरेज दी और इवन के एक साइकोलॉजिस्ट ने इसमें स्पेशलाइजेशन कर ली। हालांकि ये कोई एक बिल्कुल क्लियर कट या एक कॉन्क्रीट फिनोमिनन नहीं है, इसे आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे वो अग्रेसिव ड्राइविंग हो या अग्रेसिव जेस्चर्स हो या ऑटो रिपेयर पे कोई अग्रेसिव बिहेवियर शो करे। उसके बाद ऑथर हॉलिडे हैवॉक एग्जांपल की बात करता है कि कैसे यूएस मीडिया ने जो है ये एक पूरे का पूरा इसे एक स्पेशल कवरेज दी कि छुट्टियों वाले दिन जो है वो हादसा या ट्रैफिक हादसा की तादाद बढ़ जाती है। हालांकि अगर हम स्टेटिस्टिकल वे में उसे देखें तो वो तादाद लगभग उतनी ही होती है जितने नॉर्मल डेज में होती है। तो इस तरह जो है वो ऑथर बताता है कि आप जब भी सोशल मीडिया या फिर मीडिया पर रिलाय करें नॉलेज के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात मीडिया जो है वो इनएक्यूरेट आपको मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑथर बात करता है नॉलेज सबऑर्डिनेटेड टू आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स एंड वैल्यूज।
नॉलेज के लिए आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स या वैल्यूज पर रिलाय करना अगेन सोशल रिसर्च के रूल्स के अगेंस्ट है। चाहे वो वैल्यूज या आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स पॉलिटिकल हों, रिलीजियस हों या कोई भी किस्म के हों, आप नॉलेज के लिए इन पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑथर ये भी बात करता है कि सोशल साइंस रिसर्च प्रोसीजर इतना स्ट्रांग हो चुका है, इसके बावजूद अक्सर पॉलिसी मेकर जो हैं वो इन आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बेस पर डिसीजन कंडक्ट करते हैं, या इसे कहते हैं फेथ बेस पर डिसीजंस कंडक्ट करते हैं डिफरेंट सोशल प्रोग्राम्स के लिए, जो कि एक सही तरीका नहीं है रिसर्च कंडक्ट करने का या कोई भी पॉलिसी लागू करने का, क्योंकि इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हो सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितने भी अल्टरनेटिव्स जो सोशल साइंस रिसर्च पढ़े हैं, ऑथर ने उसे इस एग्जांपल में ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि एग्जांपल है वुमेन आर मोर लाइकली देन मेन टू डू लॉन्ड्री। मतलब ये कि औरतें जो हैं वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो लॉन्ड्री करें मर्दों की निस्बत। तो अगर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस की बात करें तो इसमें अमूमन हम कहेंगे कि हमने बचपन से एक्सपीरियंस किया है, या हमारी कॉमन सेंस कहती है कि जाहिर सी बात है औरतें ही लॉन्ड्री करती हैं। हमने अपने बचपन से देखा है कि हमारी मामा, हमारी बहनें ही हमारे लिए लॉन्ड्री करती आ रही हैं। उसके बाद एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज की बात करें तो हमारी अथॉरिटी हमारी कोई रिलीजियस बुक हो सकती है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें बचपन से ही गाइड करते हैं। तो वो अमूमन उसमें देखा गया है कि औरतों को ये शुरू से उनकी सोशलाइजेशन की जाती है कि आप लॉन्ड्री या फिर घर के इस तरह के काम करें, बच्चों की केयर करें। उसके बाद अगर पॉपुलर एंड मीडिया मैसेजेस की बात करें तो हम अक्सर मीडिया में एड्स में ये देखते हैं कि औरत जो है वो बड़ी खुशी से कपड़े धो रही है और मर्द आकर उसे पहनता है और चला जाता है। तो ये इस तरह से मीडिया और पॉपुलर मैसेज जो है हमारी आइडियोलॉजीज को फॉर्म करते हैं। उसके बाद आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम है हमारे, और ये बिलीफ सिस्टम हमारी सोशलाइजेशन, पॉपुलर मीडिया मैसेजेस, हमारी अथॉरिटीज और इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है हमारे बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करती हैं, जिसके बाद हमारा ये बिलीफ बन जाता है कि हाँ औरतें ही जो हैं वो लॉन्ड्री के काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट रिसर्च इन्वॉल्व्स अ साइंटिफिक अप्रोच। ये समझने के लिए कि सोशियोलॉजी एक साइंस है या नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि साइंस क्या है। साइंस बजाते खुद एक सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉलेज है, या फिर वो नॉलेज है जो कि इस सिस्टम के जरिए हमें रिजल्टेंट मिलता है। मतलब क्या कि साइंस बजाते खुद एक तरीका है नॉलेज प्रोड्यूस करने का, एक सिस्टमैटिक तरीका है नॉलेज प्रोड्यूस करने का, या ये वो नॉलेज है जो उस सिस्टमैटिक स्टेप्स हम लेने के बाद गेन करते हैं। ठीक है, तो अगर साइंस वाकई ये चीज है जो सिस्टमैटिक वे से कोई चीज गेन करती है या सिस्टमैटिक वे से नॉलेज प्रोड्यूस करती है, तो सोशियोलॉजी भी सिस्टमैटिक वे से नॉलेज प्रोड्यूस करती है। बहुत से लोगों से जब साइंस की बात करें तो उनके माइंड में पहला इमेज यही आता है कि नेचुरल साइंसेस, यानी कि एक बंदा है जिसने व्हाइट कोट पहना हुआ है, या फिर वो डील कर रहा है गैलेक्सीज से, स्टार्स से, प्रोटोप्लाज्म से। लेकिन ये सब सोचते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमने उन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दी है क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक वे यूटिलाइज करते हैं रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर यही सच है तो सोशियोलॉजी भी ऑफ कोर्स यही सब कुछ कर रही है, वो भी तो इंपीरिकल एंड सिस्टमैटिक वे यूटिलाइज कर रही है सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन एटीट्यूड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ लोग सोशल साइंसेस को सॉफ्ट साइंसेस भी बोलते हैं। ये इसलिए नहीं कि ये उतनी ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं है, ये उतनी ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है, बल्कि इसलिए कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा फ्लूइड और डायनामिक है। ठीक है, इस वजह से ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना एक डिफरेंट चीज है, और प्रोटोप्लाज्म, गैलेक्सीज या ब्लड या ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना एक डिफरेंट चीज है। इसीलिए भी सोशल साइंसेस को सॉफ्ट साइंसेस और नेचुरल साइंसेस को हार्ड साइंसेस बोला जाता है। याद रखने के लिए ये आप माइंड में रख सकते हैं कि एस से सॉफ्ट, एस से सोशल साइंसेस। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं हम सोशल थ्योरी, डाटा एंड एम्पिरिकल की। सोशल थ्योरी बेसिकली क्या है? सोशल थ्योरी जो है ये इंटरकनेक्टेड आइडियाज का सिस्टम है। ठीक है, ये बेसिकली
ऑर्गेनाइज और कंडेंस वे है सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने का। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट, मतलब कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और आपस में इंटरकनेक्टेड वे है। ठीक है, किस तरह? ये लॉजिकली कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, मतलब कि लॉजिक की बेस पर ये कंसिस्टेंट भी होगा और इंटरकनेक्टेड भी होगा। ठीक है, जो सोशल थ्योरी होगी वो लॉजिकल भी होगी, कंसिस्टेंट भी होगी, इंटरकनेक्टेड भी होगी, या हम कह सकते हैं कि कोहेरेंट भी होगी। ठीक है, किस चीज में? डिफरेंट आइडियाज में। वो डिफरेंट आइडियाज जो होंगे, वो सोशल थ्योरी के डिफरेंट आइडियाज आपस में कोहेरेंट होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, और उसके बाद वो आइडियाज लॉजिकली कंसिस्टेंट भी होंगे। ठीक है, और इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज प्रोड्यूस किया जाएगा सोशल वर्ल्ड के मुतालिक। नेक्स्ट इज डाटा। डाटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं और नॉन न्यूमेरिकल डाटा हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं। इसे याद करने का एक बेहतरीन जरिया ये भी है कि न्यूमेरिकल नंबर्स जो होते हैं वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, जब भी क्वांटिटी की बात आएगी तो हम नंबर्स को डील कर रहे होंगे, लेकिन जब क्वालिटी की बात आएगी हम थीम्स को डिस्कस करेंगे, हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, हम आइडियाज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन है जो हम गैदर करते हैं सोशल वर्ल्ड के मुतालिक। ठीक है, हमने पहले से कुछ रूल्स सेट किए हैं, हमने पहले से कुछ प्रोसीजर्स सेट किए हैं। उन प्रोसीजर्स और रूल्स को यूटिलाइज करके हम या तो नंबर्स या फिर नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे ही हम डाटा बोलते हैं। आगे है इंपीरिकल। इंपीरिकल बेसिकली बोला जाता है जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करके किसी चीज को ऑब्जर्व करें। ठीक है, टच, साइट, हेयरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, इन पांचों सेंसेस को यूटिलाइज करके जब हम सोशल वर्ल्ड के मुताल्लिक ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या फिर कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं, तो दैट वुड बी एन इंपीरिकल डाटा, और वी कैन से दैट वुड बी इंपीरिकल। ओके, तो अब हम बात करेंगे सूडो साइंस, जंक साइंस एंड रियल साइंस की। सबसे पहले सूडो साइंस की बात करते हैं। सूडो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है फॉल्स या काउंटरफेट। ठीक है, मतलब कि झूठ या जाली। सूडो साइंस को हम जाली साइंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सूडो साइंस दिखने में तो उसने साइंस का लिबादा ओढ़ रखा होता है, मतलब कि साइंस मालूम होती है। ठीक है, अपने अंदर भी डिफरेंट जार्गन्स भी यूज करती है। सबसे पहले ये समझ लें कि जार्गन्स क्या है। जार्गन्स कोई भी स्पेसिफिक फील्ड की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी के जार्गन्स में नॉर्म्स, वैल्यूज, डिविएंस, कल्चर या इस तरह की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होगी। इसी तरह हर फील्ड की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, तो सूडो साइंस में भी जार्गन्स होते हैं। ठीक है, तो और ये दिखने में साइंस ही लगती है। ठीक है, लेकिन ये ट्रूली साइंस नहीं होती क्योंकि ये वो सिस्टमैटिक वेज यूटिलाइज नहीं करती जो साइंस करती है, ये इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस नहीं करती। ठीक है, इसकी अब सूडो साइंस की कुछ एग्जांपल्स में हम देख लें तो हो सकता है कि आपने अक्सर देखा होगा, पैरासाइकोलॉजी की एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस की एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि हम रूह को देख सकते हैं, हम रूह को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो है हम ओरा की बात करते हैं या इस तरह की डिफरेंट चीजों की बात करते हैं। आल्दो वो उनके मतलब बिलीफ लेवल पर सही है। ठीक है, या फिर आप उन्हें आइडियोलॉजिकली या बिलीफ सिस्टम के जरिए ट्रू प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई भी साइंस को आप इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस की बेस पर यानी कि 5 सेंसेस यूज करके एक्सप्लेन ना कर सके, तब तक वो साइंस नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज जंक साइंस। जंक साइंस एक पब्लिक रिलेशन टर्म है। जंक साइंस जो है वो बेसिकली है तो साइंस, और वो सारे साइंटिफिक प्रोसीजर्स, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस और सिस्टमैटिक वेज यूटिलाइज करती है जो कि एक साइंस को करने चाहिए, लेकिन जो इसके अपोज करने वाले ग्रुप्स होते हैं या ग्रुप होता है वो इसे साइंस मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे उनको नुकसान होने का खतरा होता है।
फॉर एग्जाम्पल हम टोबैको इंडस्ट्री की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सिगरेट के कितने ज्यादा नुकसानात हैं, ना सिर्फ उस पीने वाले बंदे के लिए बल्कि उसके पास खड़े हुए शख्स के लिए भी वो कितनी नुकसानदेह है। लेकिन चूंकि अगर ये साइंटिफिक रिसर्च जो है वो प्रूव हो गई और बहुत ज्यादा लोग इसे मानने लग गए तो खतरा है टोबैको इंडस्ट्री को। इसीलिए टोबैको इंडस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो लगा देती है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये साइंटिफिक रिसर्च जो है कि जंक साइंस है। ठीक है, ये ओल्ड साइंस है, ये पुरानी घिसी पिटी बातें हैं और ये ट्रू नहीं है। अब हम बात करते हैं रियल साइंस की। रियल साइंस का फर्स्ट साइन ये है कि वो क्वांटिटेटिव लिटरेसी यूज करती है, ठीक है, या न्यूमरेसी यूज करती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल वैल्यूज जब भी हम बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ बात चली जाती है, विच मीन्स कि यू आर कंडक्टिंग रिसर्च यूजिंग स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स और स्टेटिस्टिकल मेथड्स विच आर वेरी राइगर, विच आर वेरी सिस्टमैटिक, एम्पिरिकल, और जो प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए बहुत ही साइंटिफिक रिजल्ट्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव लिटरेसी बेसिकली जो है ये आपकी एबिलिटी है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करने की। अगर हमारी रिसर्च मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव वेज यूटिलाइज करने में लैक करेगी तो वो इनन्यूमरेसी कहलाएगी, या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च भी हम उसे कह सकते हैं। इनन्यूमरेसी का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव लिटरेसी या मैथमेटिकल ऑपरेशंस या न्यूमेरिकल डाटा का लैक होना। नेक्स्ट इज साइंटिफिक लिटरेसी। साइंटिफिक लिटरेसी बेसिकली एक कैपेसिटी है साइंटिफिक नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की, साइंटिफिक वेज को यूटिलाइज करने की, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को जो है वो अप्लाई करने की, यूटिलाइज करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनको यूटिलाइज करने की, या फिर इंटरेक्ट करने की साइंटिफिक वे में। पर्सनल एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने की बजाय अगर आप साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज करेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट थ्योरीज को यूटिलाइज करेंगे अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपने सोशल डिसीजंस मेकिंग के लिए, तो दैट वुड बी साइंटिफिक लिटरेसी। ठीक है, अगर आप ये सब करते हैं तो यू आर अ साइंटिफिक लिटरेट, ओके, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू आर अ लेमैन। ठीक है, सो साइंटिफिक अप्रोच को यूटिलाइज करना, सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो साइंटिफिक लिटरेसी कहलाता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक लिटरेट वही बंदा होगा जो साइंटिफिक कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस या नॉर्म्स को फॉलो करेगा। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ये कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है, जो शेयर करते हैं एक जैसा बिलीफ, एटीट्यूड्स और एक तरह के प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। आल्दो इसकी फिजिकल बाउंड्रीज इतनी जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर इतनी जो है कॉन्क्रीट नहीं है, बट फिर भी ये अपने प्रोफेशनल नॉर्म्स, वैल्यूज, एथिक्स एंड ट्रेनिंग्स को जो है वो शेयर करती है। ठीक है, अब इसकी साइंटिफिक कम्युनिटी के 3 लेयर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर की, फिर मिडिल लेयर और फिर आउटर लेयर। अगर हम कोर लेयर की बात करें तो कोर लेयर जो है ये सबसे छोटी है। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल इस लेयर में आते हैं। ठीक है, वो कौन लोग हैं? वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होंगे और वो कॉन्टिन्यूसली एंगेज होंगे साइंटिफिक रिसर्च में। वो सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करके कुछ नया डिस्कवर करने में, कुछ नया एक्सप्लोर करने में या सोशल वर्ल्ड को मजीद एलैबोरेट करने में वो जो है वो बिजी रहेंगे, वो एंगेज रहेंगे। तो वो लोग जो हैं वो कोर लेयर में आएंगे। ठीक है, जो भी लोग, जो भी प्रोफेशनल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्लेइंग देयर रोल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल वर्ल्ड और टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सोशल वर्ल्ड, वो इसी लेयर में आएंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी की 3 लेयर्स हैं, कोर, मिडल एंड आउटर लेयर। अगर हम कोर लेयर की बात करें तो इसमें वो तमाम प्रोफेशनल रिसर्चर आएंगे जो कि कॉन्टिन्यूसली सोशल रियलिटी को अपग्रेड करने में या फिर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट सोशल रिसर्चेस कंडक्ट करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है मिडिल लेयर। एक बात और इंटरेस्टिंग ये है कि जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो कोर में है वो हमेशा कोर में ही रहे। वो हो सकता है कि कोर से मिडिल की तरफ आ जाए या कुछ मिडिल लेयर वाले लोग कोर की तरफ भी बढ़ते रहते हैं। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये कोई रिजिड चीज नहीं है। मिडिल लेयर वाले लोग भी काफी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, लेकिन कोर लेयर वाले जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपना रोल प्ले करते हैं सोशल रियलिटी या सोशल वर्ल्ड को
मोर अंडरस्टैंडिंग बनाने में या उसके नॉलेज को मोर एक्सपैंड करने में। अगर हम आउटर फ्रिंज की बात करें तो इसमें वो तमाम प्रैक्टिशनर्स, क्लिनिशियंस या टेक्नीशियंस आएंगे जो कि उस सारे नॉलेज को जो कि ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोर वाले और मिडल वाले, यूटिलाइज करते हैं और कॉन्टिन्यूसली इससे फायदा भी उठाते हैं और इससे अपग्रेड भी रहते हैं, तो उस वो आउटर लेयर में आएंगे। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का बेसिक यूनिट जो है वो इसकी एकेडमिक फील्ड होती है। ये फील्ड कोई भी हो सकती है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बायोलॉजी हो। तो ये कोई भी जो फील्ड होगी वो बेसिक यूनिट होगा साइंटिफिक कम्युनिटी का। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी की कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, लेकिन उसके मेंबर जो हैं वो आपस में स्मॉल क्लस्टर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं या फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज साइंटिफिक कम्युनिटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं कि कैसे कोई भी स्पेसिफिक फील्ड का बंदा जो है वो रिसर्च कंडक्ट करेगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्म्स में यूनिवर्सलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, कम्युनलिज्म और ऑनेस्टी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सलिज्म की। यूनिवर्सलिज्म इस चीज से डील करता है कि आप किसी भी रिसर्च को बजाय इस चीज से जज करने की कि वो किसने की है और वो कहां से बिलोंग करता है, आप कोई भी रिसर्च को उसके साइंटिफिक मेरिट की बेस पे जज करोगे। मतलब ये कि कोई भी रिसर्च जो है उसको जज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है साइंटिफिक मेरिट। दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म आता है जो इस चीज से डील करता है कि कोई भी रिसर्च को हम केयर फ्री या फिर बिना किसी क्रिटिकल एनालिसिस के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस का ये रूल है कि हर चीज को वो चैलेंज करती है और हर चीज पे वो क्वेश्चन उठाती है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी का भी नॉर्म है कि वो हर चीज को चैलेंज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से हम जो है अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है डिसइंटरेस्टेडनेस, जो इस चीज से डील करता है कि जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कंडक्ट करेगा या उसे रिव्यू करेगा तो वो उसे न्यूट्रल और इम्पार्शियल वे में जो है वो कंडक्ट या रिव्यू करेगा। अगर उसके कोई पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो रिसर्च के आड़े आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में प्रूव होता है कि उसके पर्सनल बिलीफ जो हैं वो रिसर्च से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो एक्सेप्ट करेगा उन साइंटिफिक और मोर इंपिरिकल एंड लॉजिकल बातों को, ठीक है, बजाय इसके कि वो अपने पर्सनल बिलीफ के साथ स्टिक हुआ रहे। ठीक है, तो चौथे नंबर पर है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म ये बिलीव करता है कि आपके पास जो भी साइंटिफिक डाटा है, जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, जो भी आप साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर चुके हैं उसे आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे सब यूज करेंगे और सब यूटिलाइज करेंगे। और इसके लिए जो रिसर्चर है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक जो है वो रिसर्च को एक पूरे सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट करने के बाद डिस्क्राइब करेगा उसे कोई स्पेसिफिक जर्नल में। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो है ऑनेस्टी, विच इज ऑफ कोर्स द अल्टीमेट गोल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि आप जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो साइंटिस्ट जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। उसमें वो ये ना हो कि वो चीट करे या फिर कोई भी मतलब दूसरे वेज यूटिलाइज करे साइंटिफिक रिसर्च करने के जो कि साइंटिफिक नहीं है, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी और साइंटिफिक नॉलेज के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड, एटीट्यूड और ओरिएंटेशन। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है बल्कि ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइडियाज, रूल्स, टेक्निक्स या मेथड्स हम कह सकते हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी यूज करती है। सो बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो है ये एक आइडियल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निक्स एंड रूल्स हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर कोई शख्स इन रूल्स और टेक्निक्स को यूटिलाइज करता है सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए तो ऑफ कोर्स वो साइंटिफिक एटीट्यूड अडॉप्ट करता है। सो नेक्स्ट इज जर्नल आर्टिकल्स इन साइंस। स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल से मुराद ये है कि हर स्पेसिफिक फील्ड के कुछ स्पेसिफिक जर्नल्स होते हैं जिनमें रिसर्चर्स अपने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हैं और उनकी प्राइमरी ऑडियंस जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है। ये रिसर्च आर्टिकल्स ब्लाइंड रिव्यू के बाद पब्लिश होते हैं। ब्लाइंड रिव्यू से मुराद ये है कि आप जिस स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कुछ प्रोफेशनल्स की एक्सपर्टीज है,
तो आप जब अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो तो साइंटिफिक कम्युनिटी ये जानना चाहती है कि आया कि आपने जो रिसर्च कंडक्ट की है वो बिल्कुल साइंटिफिक कम्युनिटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करती है या नहीं, आया कि वो आपने बिल्कुल उन्हीं पैटर्न्स पर रिसर्च कंडक्ट की है या आपने कुछ ब्लंडर मारे हैं। तो इस चीज के लिए आपकी रिसर्च जो है वो प्रोफेशनल्स के पास जाएगी रिव्यू के लिए, तो वो प्रोफेशनल्स एवेल्युएट करेंगे आपकी रिसर्च को। तो इस सारे प्रोसीजर में एक बेस्ट चीज ये है कि वो प्रोफेशनल्स आपके नाम या आपके इंस्टीट्यूशन, इवन कि आपकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, और इसे कहते हैं नॉर्म ऑफ यूनिवर्सलिज्म। नेक्स्ट इज वैरायटीज ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में दो मेजर अप्रोचेस हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये ऑब्जेक्टिव मेजर्स का नाम है, मतलब क्या कि ये फैक्ट को ऑब्जेक्टिवली मेजर करती है, ये डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसीजर्स यूज करती है फैक्ट्स को मेजर करने के लिए। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये कल्चरल मीनिंग्स और कॉन्स्ट्रक्ट पर ज्यादा फोकस देती है, मतलब कि हर कल्चर के अटैच्ड मीनिंग पर ज्यादा फोकस देगी। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो फोकस करती है वेरिएबल्स पर, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंटरेक्शन पर फोकस करेगी, इवेंट्स पर और प्रोसेसेस पर फोकस करेगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो रिलायबिलिटी पर फोकस करेगी, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी पर फोकस करेगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो वैल्यू फ्री होगी, उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी बंदे की अटैच नहीं होगी, वो साइंटिफिक होगी, वैल्यू फ्री होगी। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें वैल्यू प्रेजेंट होगी और वो एक्सप्लिसिट होगी, मतलब कि रिसर्चर जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करेगा अपनी वैल्यू को। और इवन के क्वालिटेटिव रिसर्च का पहला स्टेप ही ये होता है कि आप एक्नॉलेज करते हो अपनी वैल्यूज को। नेक्स्ट इज सेपरेट थ्योरी एंड डाटा, मतलब ये कि डाटा और थ्योरी दो अलग चीजें होंगी क्वांटिटेटिव रिसर्च में। यहां अमूमन क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये डाटा कंडेंसर होती है, मतलब क्या कि आप बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करने के बाद उन पर स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे और आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे, मतलब कि कुछ स्टेटिस्टिकल वैल्यूज आ जाएंगी, कंडेंस हो जाएगा सारे का सारा डाटा, और इसमें अमूमन डिडक्टिव रीजनिंग यूज होती है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट को हम माइंड में नहीं रखते हैं, हम इसके कॉन्टेक्स्ट किसी भी सोशल फिनोमिनन के कॉन्टेक्स्ट को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को, उसकी सिचुएशन को, उस स्पेसिफिक सोशल एंड कल्चरल मीनिंग को। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, हम सैंपल ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल का लेते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फ्यू सैंपल्स और कुछ लोगों को हम जो है अपना एज अ रिस्पोंडेंट या एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम थीमेटिक एनालिसिस या डिफरेंट थीम्स को अप्लाई करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है रिसर्चर्स वो डिटैच होता है, वो अपने आप को इंक्लूड नहीं करता है रिसर्च में, वो ऑब्जेक्टिव मेजर्स लेता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो है अपने आप को इंक्लूड करता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है और उसका भी एक जो है वैल्यू ओरिएंटेशन को जो है नोट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करेंगे कि ये किन स्टेप्स को फॉलो करती है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये एक प्लान्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप, लीनियर वे में रिसर्च कंडक्ट करने का नाम है। इसमें आप बिल्कुल एक प्लान्ड और एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में रिसर्च कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जिस पर आप काम करना चाहते हैं, उसके बाद आप अपने टॉपिक को मजीद नैरो डाउन करेंगे, उसको फोकस करेंगे, आप एक क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, उसको मजीद नैरो डाउन करने के बाद आप मजीद उसे स्पेसिफाइड करेंगे। उसके बाद आप अपनी स्टडी को डिजाइन करेंगे कि किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, किन लोगों को आप सैंपल में लेंगे, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स करेंगे यूज, सब आप पहले प्लान करोगे। उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके उन्हें एनालाइज करोगे। उसके बाद आप अपने डाटा को इंटरप्रेट करोगे और इंटरप्रेट करने के बाद आप डिफरेंट जर्नल्स में उसको दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए शेयर करोगे। ये तो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव अप्रोच की कि उसमें हम डिफरेंट कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई हम लीनियर पाथ फॉलो नहीं करते, हम एक प्री प्लान्ड वे से नहीं जाते। हम ये नहीं है कि A B C D
इस तरह स्टेप फॉलो करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च में हो सकता है कि आप तीसरे स्टेप पर पहुंचकर फिर दोबारा से फर्स्ट पर जाएं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च में आप एक्नॉलेज करते हैं अपनी सोशल सेल्फ को। जैसा कि मैंने पहले भी बात की है कि जो साइंटिस्ट है या सोशियोलॉजिस्ट है या रिसर्चर है, वो सबसे पहले एक्नॉलेज करेगा कि उसकी पर्सनल वैल्यूज क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके अपने नॉर्म्स क्या है, वो कैसे सोसाइटी को परसीव करता है। अगर वो खुद को एक्नॉलेज करेगा तभी तो वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि वो क्या है और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है काम करने के लिए, वो कॉन्टेक्स्ट किस तरह से डील कर रहा है। दूसरे नंबर पर वो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करेगा। ये पर्सपेक्टिव सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी हो सकता है, फंक्शनलिज्म भी हो सकता है, या ये पर्सपेक्टिव जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद स्टडी को डिजाइन किया जाएगा। यहां डिजाइन करने से मुराद ये है कि वो रिसर्चर जो है वो प्लान करेगा कि वो किन लोगों के पास जाएगा, कैसे डाटा कलेक्ट करेगा, आया कि वो कोई रिकॉर्डिंग यूज करेगा या कोई और टूल करेगा, वो सारा यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद डाटा कलेक्शन के लिए वो फील्ड में जा सकता है या फिर डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करता है। उसके बाद वो डाटा को एनालाइज करेगा। इन सब स्टेप्स के दौरान हो सकता है कि उसे रियलाइज हो कि नहीं नहीं, अभी मुझे दूसरे स्टेप पर जाकर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, या फिर एक डिफरेंट लुक से या एक लेंस से देखने की जरूरत है। उसके बाद वो डाटा को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने के बाद वो किसी जर्नल में अपनी सारी फाइंडिंग्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। ये स्टेप्स हम क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉलो करते हैं। उसके बाद है व्हाई लर्न हाउ टू कंडक्ट सोशल रिसर्च। मतलब ये कि हम ये क्यों सीखना चाह रहे हैं कि सोशल रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं। तो उसका वेरी बेसिक बेनिफिट जो है वो ये है कि इससे हम एडवांस कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड के मुतालिक नॉलेज को। हम उसको मोर एक्सपैंड कर सकते हैं सोसाइटी के मुतालिक हमारी अंडरस्टैंडिंग को। दूसरे नंबर पर इसके जरिए हम अपने डेली लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेते हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डिसीजंस में फेलियर की प्रोपेंसिटी को कम कर सकते हैं। नंबर पर यह कि सोशल रिसर्च लर्न करने के बाद हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है और एक पुअर और सूडो साइंस रिसर्च क्या होती है। ये तीन बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमें सोशल साइंस कैसे कंडक्ट करते हैं ये लर्न करना चाहिए। नंबर 1, इससे हमारा नॉलेज एक्सपैंड होगा। नंबर 2, इससे हम डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सूडो साइंस क्या है और रियल साइंस क्या है। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो सोशल रिसर्च में बेसिकली हम ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो पूरा चैप्टर बेसिकली इसी चीज पर डिस्कस कर रहा है, इसी बात से डील कर रहा है कि हम क्यों सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज सोशियोलॉजिस्ट, हम चाहते हैं कि हम सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करें। तो ये सोशल रिसर्च ही एक वाहिद टूल है जो हमें डिस्टिंग्विश करता है लेमैन से। दूसरे नंबर पर सोशल रिसर्च को कंडक्ट करने से हम मोर सोफिस्टिकेटेड और मोर एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तीसरे नंबर पर सोशल रिसर्च कंडक्ट करने से हम सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं जो कि सोशल वर्ल्ड को इंप्रूव करने में काफी रोल प्ले करेगा। अभी एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपका 3 MCQs का लर्निंग चेक होगा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हमने मेथड्स और मेथडोलॉजी में फर्क देखा। मेथड्स जो है वो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जबकि मेथडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है। उसके बाद हमने अल्टरनेटिव्स टू सोशल साइंस रिसर्च पढ़े जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस, एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज, पॉपुलर एंड मीडिया मैसेजेस, आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स एंड वैल्यूज हैं। उसके बाद हमने वो 5 एरर्स देखी जो कि हम पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस को यूटिलाइज करते वक्त करते हैं, जिनमें सबसे पहले ओवर जनरलाइजेशन है, यानी कि हम चीजों को ज्यादा पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। दूसरे नंबर पर सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हम कुछ मखसूस केसेस से अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद प्रीमेच्योर क्लोजर है, यानी कि हम डाटा को सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में कलेक्ट करते हैं और बस वहीं काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद हेलो इफेक्ट है, यानी कि हम किसी की रेप्यूटेशन या पॉजिटिव फीलिंग की वजह से उसको ज्यादा एज दे जाते हैं। उसके बाद फॉल्स कंसेंसस है, यानी कि हम ये सोचते हैं कि हर कोई हमारी तरह सोच रहा है। तो ये 5 वो गलतियां थी जो हम कॉमन सेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू करते हैं। उसके बाद हम एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज पर अक्सर रिलाय करते हैं जो कि अपने मोटिव्स की बेस पर भी डिफरेंट बातें कर सकते हैं। उसके बाद हम मीडिया एंड पॉपुलर मैसेजेस पर बड़ा रिलाय करते हैं जो कि हमें डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स एंड वैल्यूज को बहुत फॉलो करते हैं जो कि अगेन साइंटिफिक नहीं होते।
उसके बाद हमने ये सीखा कि हम सोशल साइंसेज को सॉफ्ट साइंसेज कहते हैं क्योंकि ये डायनामिक एंड फ्लूइड ह्यूमन बीइंग से डील करती हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि सोशल थ्योरी इंटरकनेक्टेड आइडियाज का एक सिस्टम है जो कि नॉलेज को कंडेंस और ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद हमने ये जाना डाटा न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल दोनों किस्म का हो सकता है। फिर हमने सूडो जंक साइंस और रियल साइंस के बारे में पढ़ा। सूडो साइंस जो है वो जाली साइंस है जो कि साइंस का नकाब ओढ़े हुए है। जंक साइंस एक ट्रू साइंस है लेकिन ये एक पब्लिक रिलेशन टर्म है। उसके बाद हमने साइंटिफिक कम्युनिटी की 5 नॉर्म्स पढ़ी जो कि हैं यूनिवर्सलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, कम्युनलिज्म और ऑनेस्टी। उसके बाद हमने साइंटिफिक मेथड्स, एटीट्यूड्स और ओरिएंटेशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे डिफरेंट जर्नल्स ब्लाइंड रिव्यू करते हैं और साइंस एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में फर्क पढ़ा। उसके बाद हमने इनके डिफरेंट स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बाद हमने ये जाना कि हम सोशल रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं। सो हियर इज योर लर्निंग चेक। आप इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज कीजिएगा। मैं आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो दैट्स ऑल। होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच।